अब हम पढ़ते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, ये अब हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि विश्व के सभी न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ही शक्तिशाली कोर्ट है। हाउएवर इट फंक्शंस विद इन द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये जो संविधान के द्वारा कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं उसके अंडर ही काम करता है। द फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य, उनका डेफिनेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन और स्कोप ऑफ पावर। तो इनके क्या क्या क्षेत्राधिकार है और किस खास किस्म की शक्तियां हैं, ये सब संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, है ना। तो मौलिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। तो ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, है ना, डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट, इनको किसी लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। ये मुद्दे, ये केसेस जो हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। सो कौन कौन से केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशंस गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस ऑफ कोर्स ये सेंस भी बनता है कि जो फेडरल रिलेशन है, जो संघवाद से जुड़े हुए केसेस हैं, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में फ़र्क है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में फ़र्क है, तो ऑफ कोर्स ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये एक राज्य और एक केंद्र सरकार के बीच का मुद्दा। नाउ अगर दो राज्य सरकारों में भी आपस में डिस्प्यूट है ना, तो जो दो राज्य सरकारों के बीच में आपस में डिस्प्यूट है तो कौन से हाई कोर्ट में जाएगा भाई? दोनों का हाई कोर्ट में देयर इज ए चांस कि वो अपना हाई कोर्ट अपने राज्य को पक्षपात कर ले, तो ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाएगा। सो द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशेस इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। तो जो फेडरल संघवाद से जुड़ी हुई जितनी भी सारी बातें हैं, इसमें ये एक अंपायर के रूप में काम करता है। इन एनी फेडरल कंट्री, किसी भी जो फेडरल कंट्री है उसमें लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, है ना। तो यूनियन और स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़ा तो होगा ही होगा, एमंग स्टेट देमसेल्फ, और राज्यों के बीच में आपस में भी होगा। सो द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सारी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती है। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। तो इनको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, है ना, मौलिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट एलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। ऐसे केसेस को डील करने का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। नीदर द हाई कोर्ट्स नॉर द लोअर कोर्ट्स कैन डील विद केसेस। इन दिस कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे केसेस जब आते हैं तो जो पावर्स है, यूनियन केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के जो पावर्स है, उनकी जो शक्तियाँ, उसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में करता है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। रिट जुरिस्डिक्शन, है ना, रिट संबंधित क्षेत्राधिकार। रिट्स के बारे में जब, इफ यू रिमेंबर, जब मैं फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर पढ़ा रहा था, फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ा रहा था, मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा था आप लोगों को, तब मैंने रिट्स की बात की थी। सो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर, यस, ये वही बात कर रहा है कि तो अगर कभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, किसी भी व्यक्ति के, अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो ही कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके पास अधिकार है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिमेडी के लिए। अपने इस सुप्रीम जो फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन हुआ है उसका हटाने के लिए, उसके उपचार के लिए वो सीधा का सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ रिट्स के रूप में ऑर्डर्स दे सकता है। रिट्स भी कितने तरह के रिट्स है ये मैंने उसमें आपको उस चैप्टर में कवर किया था। अगर आपको डिटेल में समझना है रिट्स क्या है, रिट्स कितने तरह के रिट्स हैं, तो वो आप राइट्स वाले चैप्टर, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस चैप्टर को एक बार आप रेफर कर सकते हैं। द हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स but the person whose rights are violated have choice of either approaching the high court or approaching the supreme court directly। तो ऐसे मुद्दे में अगर मौलिक अधिकारों के बारे में अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो वो मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकता है ना, कहीं भी जा सकता है। हाई कोर्ट में भी मैटर जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि वो बट इसमें अधिकार किसका है? द पर्सन, जिस व्यक्ति का अधिकार उल्लंघन हुआ है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उस व्यक्ति के पास पावर है। ही हैज़ द चॉइस टू आइदर अप्रोच द हाई कोर्ट। तो उसके पास चॉइस है कि या तो वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाए।
Though such writs, the court can through such writs the court can give orders to the executive to act or not to act in a particular way. और इन रिट्स के माध्यम से जो कोर्ट है, अगर वो व्यक्ति हाई कोर्ट गया है तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने का, अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने का। वो एग्जीक्यूटिव को निर्देश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि किसी एक खास तरीके से एक्ट करना है, या किसी एक खास तरीके से एक्ट करने पर रोक लगा सकता है कि आपको इस तरीके से एक्ट नहीं करना है। अपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपीली क्षेत्राधिकार। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी फैसला जो हाई कोर्ट में आया है उस डिसीजन के अगेंस्ट में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई द केस इज फिट फॉर अपील, बट वहाँ पे हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि ये केस फिट है, अपील करने के लायक है। दैट इज टू से दैट इन्वॉल्व्स ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये एक ऐसा मैटर को इन्वॉल्व करता है जहाँ पे कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या की जरूरत है। इन एडिशन इसको छोड़कर, मतलब आगे की हम बात करते हैं, इन क्रिमिनल केसेस इफ द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड ए पर्सन टू डेथ देन एन अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल चुका है ना, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, मृत्युदंड को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन द अपील इज नॉट अलाउड बाय हाई कोर्ट। अगर कभी हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, सर्टिफिकेट हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता है कि ये केस अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए फिट नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, तो होल्ड्स टू पावर टू डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि वेदर टू एडमिट द अपील, वो अपील को एडमिट करना है या नहीं करना है, व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने उस अपील को मना कर दिया कि ये अपील नहीं जा सकता है, अपील करने के लिए उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, बट देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है और उस अपील को एडमिट कर सकती है। द appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and legal issues involved if in it। तो जो appellate jurisdiction का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को फिर से रिकंसिडर करेगी, फिर से पुनर्विचार करेगी, एंड द लीगल इशूज़ में जो भी लीगल इशूज़ हैं वो सारे चीज़ों को, जो कानूनी चीज़ें हैं, पेंच हैं, उन सब चीज़ों को समझेगी। इफ़ द कोर्ट थिंक्स दैट द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन law or the constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि संविधान का या कानून का, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनकी एक डिफरेंट मीनिंग आती है और जो छोटे न्यायालय हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने दूसरे तरीके से समझा है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो एस्टेब्लिश्ड लॉ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी मीनिंग डिफरेंट निकल रही, बट लोअर कोर्ट्स ने इसको डिफरेंट तरीके से समझा, तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट उस रूलिंग को बदल देगी। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन, और उसके साथ साथ नई व्याख्या भी देगी, वो जो सारे प्रोविजंस इन्वॉल्व है उन सब का। हाई कोर्ट्स टू हैव एपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो दैट, और जो हाई कोर्ट्स हैं, राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है ओवर द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम, उनके बिलो जो कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो डिसीजन है, उनके ऊपर हाई कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। कमिंग टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो नेक्स्ट है वो है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सो इन एडिशन टू द ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन, है ना, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोजेस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑल्सो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और लॉ importance or that which involves interpretation of the constitution so supreme court for advice। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो कोई मैटर ऐसा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर है, जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और या फिर कोई ऐसा मैटर है जो संविधान को समझने, संविधान की व्याख्या से जुड़ी हुई मैटर है, जिसमें संविधान का समझ इन्वॉल्व है, सो संविधान का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व, तो ऐसे मैटर्स को प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह मांग सकता है इन मुद्दों पे। However, the Supreme Court is not bound to give advice on such matter and the President is not bound to accept such an advice। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया जा रहा कि प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट
इज़ नॉट बाउंड, सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये सलाह देने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट अगर उसने सलाह दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया, तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। सो प्रेसिडेंट के भी ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले को माने या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने, या प्रेसिडेंट अपनी विवेक से फैसला ले सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है भाई कि देन व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब उसकी सलाह मानने का प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है और वो सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही बाउंड नहीं है, तो फिर ऐसे सलाह संबंधी जो अधिकार हैं, इसके जो शक्तियाँ, इसकी वैल्यू ही क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्या है। द यूटिलिटी इज़ टू फोल्ड, है ना। तो यहाँ पे इसके दो मुख्य उपयोगिताएँ हैं। द फर्स्ट प्लेस, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन ए मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। तो एक तो ये सरकार को एक अपॉर्चुनिटी देता है, अलाउ करता है कि लीगल ओपिनियन लेने का, सरकार इससे एक लीगल ओपिनियन ले सकती है। कोई भी मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, संविधान के किसी इंटरप्रिटेशन से जुड़ी हुई कोई मैटर है, तो उस पर सरकार को एक लीगल ओपिनियन ऑब्टेन करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। सो ये बाद में अननेसेसरी लिटिगेशन को बचाएगा कि अगर पहले ही सरकार समझ गई कि यार सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या समझ रखता है, तो सरकार या तो समझ जाएगी कि यार भाई ये सुप्रीम कोर्ट का समझ ही है, तो सरकार उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा डिसीजन को मोल्ड कर लेगी या उस लाइन पे चली जाएगी। क्योंकि अगर वो सरकार ने ऐसा नहीं किया और वो फिर भी लागू कर दिया, तो कल एनीवे वो मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कोई बंदा केस करेगा और मैटर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट एक मैटर लिटिगेशन में चला गया, कल सुप्रीम कोर्ट फिर अपना वो फैसला डिफरेंट तरीके से दे देगा। तो ये सरकार को जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एक लिटिगेशन रिलेटेड इशू हो सकती है, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है या मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक पहले से ही ओपिनियन ले लेती है और उसके बाद वो सोच समझ के कानून या कोई एक्शन लेती है। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शंस और लेजिस्लेशन। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम को एडवाइस जब मिल जाता है तो कानूनी तरीके से सरकार जो है वो थोड़ा ज़्यादा सजग हो जाती है, ज़्यादा समझ हो जाता है सरकार को, तो सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से सुटेबल चेंजेस कर सकता है। वो अपने एक्शन या अपने जो लेजिस्लेशन, जो उसके कार्य है या जो उसके लेजिस्लेशन है, कानून है, उसमें वो कुछ संशोधन ला सकता है, कुछ बदलाव ला सकता है, कुछ सुटेबल चेंज ला सकता है, सो दैट ये मैटर इजली एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए।